अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, लगता था कि जिन जो है वो बोतल में बंद हो जाएगा और मामला सुलझ जाएगा, लेकिन सुलझने के बजाय हमने पिछले हफ्ते जो शो किया उलझता ही उलझता जा रहा है और इंटरेस्टिंग ट्विट्स आ रहे हैं। मैंने कहा था ना बोतल टूट जाएगी। हाँ, आपने कहा था बोतल टूट जाएगी, वापस नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन ट्विस्ट ऐसे आए हैं कि समझ नहीं आ रही मामला किधर जाएगा। और आपने जो कमीशन के सरबराह मुकर्रर किए गए थे उनके हवाले से भी एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने क्या किया वो बाद में उसकी तरफ आते हैं, लेकिन आपने क्या कहा था वो शामिल करेंगे जी। अच्छा, लेकिन जो जज रिटायर्ड जज हेड कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने आज तक किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल फैसला ही नहीं किया, और वो हमेशा जिन्होंने मरम पट्टी कर देने और इधर उकड़ के इधर लै जाते हैं। अच्छा, जिलानी साहब का ब्यूटी यही है कि इज़ अ नॉन कंट्रोवर्शियल। ओके, अच्छा, वो नॉन कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उनकी माजरत पर कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि उन्होंने TORs पर माजरत की है या उन पर दबाव आया है। फिर उन्होंने माजरत कर ली, तो पता नहीं अब ये माजरत से पहले हुआ या बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया। अब आप ही हमें इस पर रहनुमाई करके बता सकते हैं कि जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने प्रेशर आने पर ख़त लिखा और उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है, क्या वो प्रेशर की वजह से हो रहा है? आयशा, देखिए, जब ये नॉमिनेशन हुई तो उस वक्त आपने पूरी नहीं क्लिप दिखाया, मगर पूरी क्लिप में अगर आप दिखाते तो मैंने उसमें ये कहा था कि ये कमीशन कहीं नहीं जाएगी, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ तक मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि वो ये कहेंगे कि जी एविडेंस कोई नहीं मिली। बातें ज़रूर सुनने में आ रही हैं, प्रेशर ज़रूर होगा और है, मैं भी रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज़ें होती हैं, मगर कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो कहा जा रहा है ऐसे ही हुआ या किसी को इसमें मुल्ज़िम करार दिया जाए। अच्छा। इसलिए मैंने कहा था ये एक शो के लिए है, मगर ये कहीं जाएगी नहीं, यहाँ से कोई बात निकलेगी नहीं। अच्छा, अब बात यह है कि मेरा ख्याल है कि यही एक आम आवाम में भी यही तासुर था कि ये कमीशंस, इसकी भी मैंने जिक्र किया था, ये कमीशंस कहीं नहीं जाती, इसलिए कि बनाई जाती हैं ताकि इसको फ्रीज में डाल दिया जाए। ये भी मैंने कहा था। मेरा ख्याल है आफ्टर ऑल वो उनका एक साहिबजादे हैं, वो भी एक वकील हैं, और वो भी मैंने सुना है कि वो 300 के करीब जो वकला हजरात ने साइन किया कि जी सुओ मोटो होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उससे उनका भी है। तो मेरा ख्याल है जब ये सारी बातें सुनी होंगी जज साहब ने, और आज मैंने सुना है कि चीफ जस्टिस साहब ने भी इशारा किया है कि शायद जिलानी साहब के ऊपर कोई प्रेशर आया है सोशल मीडिया का या फैमिली का या वकला हजरात की जो कम्युनिटी है इनका, तो उस वजह से उन्होंने सोचा कि इस किस्म की चीज़ में ना ही जाया जाए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है इसमें वज़न है। जब उन्होंने सोचा कि ये तो कोई बात कहीं और जा रही है और अभी लोग मुतमईन नहीं हैं, और मेरे इस कमीशन को हेड करने के ऊपर भी बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे और मेरे ऊपर भी प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, और मैंने तो कोई ऐसी बात करनी नहीं है, तो और ना ही इसके TORs इस किस्म के हैं जिसका हवाला भी उन्होंने दिया। तो मेरा ख्याल है उन्होंने सोचा बेहतर यही है कि मैं तो नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ, मगर ये जो कमीशन है और ये जो मौजू है, ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो इसमें से कंट्रोवर्सी अवॉइड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आई थिंक ही स्टेड क्लियर ऑफ इट, एंड एज पर हिज रेपुटेशन ही डजंट लाइक गेटिंग इनटू कंट्रोवर्शियल इश्यूज, तो दैट्स व्हाई ही स्टेप्ड आउट। और जब उन्होंने स्टेप आउट किया तो फिर चारा कोई नहीं था, बिकॉज देन दी चीफ जस्टिस हैड टू टेक सुओ मोटो नोटिस। फिर तो कोई ऑप्शन नहीं रहा उनके पास, बिकॉज जब ये फैसला हुआ था तो उस वक्त भी ये इश्यूज डिस्कस किए थे ना, जब ये ख़त मिला चीफ जस्टिस साहब को, और उनका ये कहना है कि उसी दिन उन्होंने सबको बुला लिया जितने भी जजेस थे और उनसे मशावरत की, और उस मशावरत के बाद ये फैसला हुआ कि गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप कमीशन बनाएं। इसीलिए फिर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई इनकी और एक और जज साहब सीनियर जज हैं उनकी, और उसके बाद उधर शहबाज शरीफ साहब थे, अटॉर्नी जनरल थे एंड सो ऑन, तो वहाँ यही फैसला हुआ। और फिर इन्होंने जिलानी साहब को पूछा और उन्होंने हाँ कर दी। हाँ जी। तो इसलिए फिर ये फैसला हो गया, अच्छा ठीक है जी चलाएं इसको। मगर जब जिलानी साहब ने वापस ले लिया फैसला अगले दिन, तो फिर और ऑप्शन नहीं था, बिकॉज कमीशन तो बन नहीं सकती थी, वो तो आइडिया ऑफ कमीशन ही उड़ा दिया जिलानी साहब ने। अच्छा। तो फिर ये आई थिंक ये फैसला हुआ कि अब हमें कुछ कर, और डिमांड भी है वकला हजरात की और PTI की भी, और प्रेशर है ना यार। PTI इज़ नॉट जस्ट PTI, PTI इस वक्त एक मेजॉरिटी पार्टी है ऑन द ग्राउंड, और उनकी बड़ी हमदर्दियाँ हैं जुडिशरी के अंदर भी और अफवाज पाकिस्तान में भी और बाकी रियासत के इदारों में भी, और जुडिशरी के अंदर खासूसन
ये मैं कब से कह रहा हूँ कि जुडिशरी के अंदर खुसूसन उनके बड़े सपोर्टर्स हैं, और हर बंदे की अपनी एक सियासी सोच होती है, तो उनके है सियासी सोच, तो इसलिए उनके लिए हमदर्दी भी है, और इसलिए मेरा ख्याल था कि ये फिर इनका भी ये पोजीशन ये आई कि हमें ये खुद ही करना पड़ेगा जी, और हमें एक सुओ मोटो लेना पड़ेगा, तो उन्होंने अब ले लिया सुओ मोटो। और उसमें उन्होंने ये उज़र भी पेश किया कि फुल कोर्ट उन्होंने क्यों तश्कील नहीं दिया, लार्जर बेंच उन्हें क्यों बनाना पड़ा, उन्होंने कहा कुछ जजेस मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी भी कर दी, कुछ उन्होंने मारूजी सवालात पूछे हैं, उनके जवाबात मांगे हैं, लेकिन डे टू डे हियरिंग नहीं हो सकती। वो इसीलिए ना आयशा, तुमने खुद ही तो बताया कि उन्होंने कहा है कि इस वक्त कुछ 6-7 जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ सेंटर्स में, लाहौर और कराची में उन्होंने कहा कर रहे हैं, और वो अब ईद भी आ रही है तो उनको वापस नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने यही कहा कि ईद के बाद जब फिर से हम शुरू करेंगे तो फिर जब पूरे जजेस को मैं बुला लूंगा यहाँ, उन्होंने कमिटमेंट कर दी है कि फुल कोर्ट पर बैठा देंगे। पहले नहीं सुओ मोटो ले लेना चाहिए था इस तरह की उसी वक्त में? हाँ, उसी वक्त नहीं, जरूरी नहीं है। देखिए कमीशन इसीलिए बनती है ना, कमीशन क्यों बनती है? जजेस जो हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड टू इन्वेस्टिगेट, जजेस आर क्वालिफाइड टू एग्जामिन इन्वेस्टिगेशंस कि सही हुई है या नहीं सही हुई, सवाल सही पूछे गए कि नहीं पूछे गए। खुद इनके पास इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती, वो तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के पास होती है, इसीलिए कमीशन बनाई जाती है, इसीलिए कमीशन का हेड जज को बनाया जाता है, और फिर जज के रिसोर्सेज जो दी जाती हैं वो सारी एजेंसियां वगैरह एंड पुलिस वो सारे फिर रिपोर्ट करते हैं जज साहब। अच्छा, तो इसलिए वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिल के कमीशन बनती है, और आम तौर पे मोस्टली रिटायर्ड जजेस ही लिए जाते हैं ताकि कंट्रोवर्सी ना हो। अच्छा, तो मैं समझता हूँ वो फैसला सही था, मगर उस फैसला जो है वो इन हालात में लोगों ने एहसास कर लिया कि इससे तो कोई बात नहीं बनेगी, पता नहीं कोई बात निकलती भी है बाहर के नहीं, ठीक है, पता नहीं हेयरिंग्स कैसे होंगी, क्लोज डोर में होंगी नहीं होंगी। यहाँ तो प्रेशर आएगा ना, पहला प्रेशर ये आया कि सुओ मोटो लें, दूसरा प्रेशर ये आया कि फुल कोर्ट हो, अब तीसरा प्रेशर क्या आएगा? वो ये आएगा कि जी ओपन कोर्ट में इसकी कंडक्ट किया जाए, ऑलरेडी ओपन कोर्ट में। तो मैं, और क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ऑलरेडी एक प्रैक्टिस कर दी है शुरू, तो फिर तो ये मुश्किल हो जाएगा ना ये कहना कि इसको इन कैमरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सारा जो पुश बैक, ये 6 जजेस, उसके बाद जस्टिस सिद्दीकी का केस अभी हाल ही में हुआ है, अब ये 6 जजेस का केस आ गया। अब मैंने उस दिन अपने प्रोग्राम में ये भी कहा था कि ऐन मुमकिन है कि 2-3 जजेस और कहीं से खड़े होकर कहें कि हमारे ऊपर भी प्रेशर आया है और हम भी एक खत लिख रहे हैं। तो अभी वो हुआ नहीं, वो हो जाएगा, आई एम श्योर हो जाएगा, कोई सिंध से, या क्योंकि सिंध में भी 1-2 ऐसे केसेस हैं जिसके बारे में कहा जाता है प्रेशर आया था एक चीफ जस्टिस के ऊपर एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें कुछ बाहर निकलेंगी, मगर क्या खुल के निकलेगी? नहीं, खुल के नाम लिए जाएंगे, फलाने ने मेरे पे ये किया, फलाने में ये किया, मुश्किल हो जाएगा। और अगर किया भी जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि कोई जज साहब इसके दौरान, फुल कोर्ट के दौरान, कोई जज साहब ये खुद कह दें कि जी मुझे फलाने कर्नल या ब्रिगेडियर या फलाने नाम ले ले कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके धमकी दी। अच्छा, जैसे कि जस्टिस सिद्दीकी ने कहा था, नाम ले लिया था। तो क्या हुआ उस नाम लेने से? कुछ भी नहीं, वो तो बाद में भी किसी ने नहीं छेड़ा, और इन्होंने भी नहीं छेड़ा। जब इनको मौका मिला इस चीफ जस्टिस को और इन सारे जजेस को कि जी अब आप एग्जामिन कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं, अब वो तो उनकी बात नहीं सुनी गई थी, उस बेसिस के ऊपर उनकी जो सजा हुई थी वो गलत थी, और इन्होंने बिल्कुल इसको कंसिडर ही नहीं किया कि सारा केस खोल के उसको एग्जामिन किया जाए। ठीक है, तो मैं ये समझता कि इसलिए इंक्लिनेशन नहीं है कि ये चीज़ों को खरीदा जाए। अभी इस केस में भी बात हुई तो 2018 में जाने की। हाँ, तो मैं तो अब यही वो कहते हैं जी 2 साल सोए हुए थे आप लोग। हाँ। वो 2021 में क्या हो रहा था, 2022 में क्या हो रहा था, बंदयाल साहब के ज़माने में क्या हो रहा था, आपने तो बंदयाल साहब को भी बताया था, उन्होंने आगे से हंस के मजाक कर दिया था कि कुछ नहीं हुआ। तो ये मतलब है कि ये तो काफ़ी अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं। आज क्यों? अब आज क्यों? इसीलिए मैं ये हमेशा ये कहता हूँ, आज इसलिए क्योंकि माहौल बना हुआ है, माहौल बना हुआ है। माहौल जो है वो पीटीआई के हक में है। अच्छा, माहौल जो है उसमें जजेस की सिंपथीज पीटीआई के साथ है, मेजॉरिटी जजेस की, इन माय व्यू। ओके, एंड दे थिंक दैट इस वक्त अगर इकट्ठे हो जाएं, आउटसाइड प्रेशर, मीडिया प्रेशर, क्योंकि ना मीडिया भी यही कहता है खोले खोले, ये करें वो करें। क्यों कहता है? मीडिया के ऊपर भी तो प्रेशर है ना, सेम सोर्सेज से। अच्छा, मीडिया भी अंदर लेके बैठा हुआ है कि हमारे ऊपर भी बड़ी पाबंदियां लगी हुई हैं, हमें भी पता है कहाँ से आ रही हैं, मगर हम मजबूर हैं, साड़ी तो नौकरियां ने, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा किया तो कैंची चल जाती है। जी जी। तो अब वो हम तो उस तरीके से नहीं बात कर सकते। हम में से जिन लोगों ने की हैं फिर वो गायब भी हो जाते हैं, फिर वो आ भी जाते हैं, फिर क्या क्या होता है।
तो नोबडी इज गोइंग टू टेक दोज रिस्क्स। तो जजेस ने भी ये सोचा कि एक बंदा कहेगा तो मसला हल नहीं होगा, ठीक है 6 कहें, 5-6 इकट्ठे होकर ये बात करें, फिर सबको साथ ले जाने की कोशिश करें। और यही कोशिश अब कामयाब हो रही है कि उन्होंने 6 ने पहले शॉट्स फायर कर दिए, उसके बाद 7 बैठ गए, अब फिर 17 हो जाएंगे, फिर कुछ ना कोई कहीं ना कहीं तो बात जाएगी। अच्छा, अगर नहीं जाएगी तो फिर ये सबको पता चल जाएगा कि ये लोग जो है ये खुद पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सकमिंग टू प्रेशर। ठीक है। तो इसलिए आई थिंक ये इसकी जो मैंने प्रेडिक्शन की थी, मैं फिर प्रेडिक्शन करता हूँ। उस प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि ये शॉर्ट टर्म में इसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकलेगा, मगर लॉन्ग टर्म में इट्स अ पुश बैक। जुडिशरी ने एज एन इंस्टीट्यूशन, अब मेरा ख्याल है प्रेशर है विद इन द जुडिशरी कि पुश बैक किया जाए। हमें हमारे ऊपर बड़ा नाजायज़ किस्म के प्रेशर आता है कि इस किस्म की जजमेंट दें, इस किस्म की ये हेयरिंग करें, ये करें, वो करें, तो उसको थोड़ा पुश बैक किया जाए। और वो सिंगल हैंडेडली जैसे सिद्दीकी साहब ने किया था वैसे काम नहीं चलेगा। हमें मिलकर करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर जो हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस की थी कि एक तो ये कि पीटीआई के जितने भी केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं उसमें गवर्नमेंट के पास ये मौका आ जाएगा कि इन 6 जजेस ने ख़त लिखा है तो ये खुद को रिक्यूज़ करें, उसमें ना बैठे, तो ये नुकसान हो सकता है। और दूसरा ये कि आपने भी ये नुक्ता उठाया था कि, और वही सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बात की कि अगर आप पे कोई प्रेशर आया था या किसी जज पे आया था तो उसने तौहीन अदालत की कार्रवाई उस शख्सियत के खिलाफ क्यों नहीं की। बिल्कुल सही है बात, बिल्कुल सही है बात। वही है ना, अकेला बंदा क्या करेगा? अकेला बंदा किसी एजेंसी के बंदे को बुला के तौहीन अदालत में खड़काएगा? यहाँ डीसी को करना मुश्किल हो जाता है। और डीसी वाले केस से याद आया, बाबर अवान साहब तो हिंट दे रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो डीसी वाले केस में किया उसके बाद ये काम शुरू हुआ। अब बाबर सत्तार साहब ने पब्लिकली तो कोई बात नहीं की, मगर जो इशारे आ रहे हैं वो ऐसे ही लगता है कि बाबर सत्तार साहब के ऊपर कोई प्रेशर आया कहीं से। अच्छा, कि ये तुम क्या कर रहे हो डीसी के बारे में, मतलब भाई उन्होंने तो ऐसी बात नहीं की, लेकिन बाबर अवान साहब ये बात कर रहे हैं तो स्पेकुलेशन तो हो रही है ना, नाम भी लिए जा रहे हैं कि फलाने ने प्रेशर डाला जज साहब के ऊपर, जज साहब नाराज हो गए, ब्ला ब्ला, ये बातें निकलेंगी। ओके, मगर डिनाइल भी आ जाएगी, तो ये जाएगी नहीं कहीं बात, मगर एक पुश बैक होगी। अच्छा, अब अगर एजेंसियां ऐसे काम कर रही थी तो थोड़ी सी मोहतात होना पड़ेगा, बिकॉज द नेक्स्ट टाइम कोई इस किस्म का किसी जज पे प्रेशर वो डालेंगे डायरेक्टली तो ये मुमकिन है कि वो बाकी जजेस को खड़ा कर करके मेरे पे प्रेशर आ गया। तो ये समझता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूशनल पुशबैक। तो इस पुशबैक में सुप्रीम कोर्ट साथ देगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और फुल कोर्ट बनेगा और उसका कोई ना कोई कंक्लूजन निकलेगा। वो पुशबैक का कंक्लूजन निकलेगा। अच्छा, कि जी जिसके ऊपर आगे से कुछ आएगा वो फौरन इतला करे चीफ जस्टिस को या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखे, और अगर नहीं करेंगे तो बाद में एंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसी वक्त लिखे विद एविडेंस कि आपके साथ हुआ क्या है, ताकि एटलीस्ट मीडिया में तो आए, पब्लिक में तो ये आए कि प्रेशर आ रहा है। अच्छा, ये डिनाइल की आपने बात की कि वहाँ से या तो डिनाइल आएगा, डिनाइल का तो पता नहीं है, लेकिन कुछ मशकूक खतूत आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को आए, आपको पता है जब ये 9/11 हुआ तो उसके बाद अमेरिका में ये खतूत जो मौसूल हुए वो थे एंथ्राक्स पाउडर के। अब सेम उसी तरीके से ये खतूत मिल रहे हैं और उनमें से पाउडर बरामद हो रहा है और नहीं पता चल रहा कि ख़त आ कहाँ से रहे और कौन भेज रहा है, लेकिन मुबैना तौर पर लोग इसे उसी तरफ रिलेट कर रहे हैं जहाँ का हवाला आप दे रहे हैं प्रेशर के। अच्छा, अब अर्जी है कि 2 किस्म की थेरीज हैं। एक थेरी तो ये है कि क्योंकि जुडिशरी से पुशबैक आया तो काउंटर पुशबैक आ गया इन लेटर्स के जरिए। अच्छा, इतना ऑब्वियस है? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ 2 थेरीज। हाँ, 2 थेरीज है ना, लोग थेरियां भी तो करते हैं, कर चल रही तो किसी को नहीं पता क्या कौन है क्या नहीं है। एक थेरी ये है कि जी एक काउंटर पुशबैक आया, अच्छा थोड़ी ऐसी तैसी, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे अगेन उसी प्रोग्राम में जो हमने पिछली दफ़ा कहा, मैंने कहा कि जजेस के खिलाफ कुछ ना कुछ निकालेंगे। याद है मैंने कहा कि मेरा मतलब था उधर से भी काउंटर चीजें आएंगी। अब वो उस तरीके से तो नहीं, वो आएंगी बाय द वे, वी लॉगर्स, और वो कुछ एविडेंसेस आएंगे कि फलाने के फलानी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मनी ट्रेल नहीं है, फलाने का ये है, फलाने का वो है, फलाने का हिस्सा इस चीज़ में है, फलाने डुअल नेशनल है, ये सब आएगा। अच्छा, तो ये इसका मैंने जिक्र किया था कि ये काउंटर पुश बैक आएगी। मगर जिन लोगों ने ये 6 जिन्होंने ये फैसला किया आयशा, उनको पता है कि ये चीज़ आएगी, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत की है, कफन बांधा सर पे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बाकी जजेस में जो हैं वो भी फिर हिम्मत पकड़ेंगे। अच्छा, तो डेफिनेटली ये अब कुछ अरसा चलेगा, पुशबैक काउंटर पुशबैक, पुशबैक काउंटर पुशबैक। मैं सिर्फ आपको एक बात देता हूँ, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात ये है कि जस्टिस सिद्दीकी का केस
इन सुप्रीम कोर्ट ने, इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो काम करना था वो तो किया नहीं। तो अगर उस वक्त नहीं किया तो आप करेंगे, पहली बात, ठीक है ना। करते तो पूरा एग्जामिन करते ना, इन्वेस्टिगेट करते, बुलाते सबको, तो नहीं किया ना। और जब थोड़ी बहुत बात चली तो वो याद होगा कि एक एफिडेविट दी थी जज साहब ने, सिद्दीकी साहब ने, तो उधर से जनरल फैज़ ने भी एक एफिडेविट दे दी कि बकवास करता है, झूठ बोलता है। ठीक है ना। तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये टेक अप किया जा सकता था, नहीं किया। इसका मतलब है ना कुछ। दूसरा ये मतलब है कि जब डिनाइल आएगी तो डिनाइल इज अ डिनाइल, क्योंकि एविडेंस, देखिए अगर तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई प्रेशर आया है तो आपका क्या ख्याल है कि वो सूट पहन के जाएंगे, वीडियो खिंचवाएंगे, आप जज साहब बैठे हुए तो मैं आया जज साहब जरा कर दियो तो वो कर दियो, नहीं तो तुहानू चुक के ले जावांगे, ऐसे नहीं होता, इंज नहीं होता ना। तो एविडेंस तो यही है ना कि जी कोई चीज़ दिखाई जाए, बताई जाए, सॉलिड एविडेंस। अदरवाइज तो आपकी बात है, आप हवा की बात कर रहे हैं। और होगा यही कि जी मुझे किसी ने कहा कि फ़लाने ने ये कहा है, या मुझे पैगाम आया, किसके ज़रिए पैगाम आया, या शायद मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा मैं सो बोल रहा हूँ, ज़रा ख्याल करो जज साहब। तो यार दिस इज़ नॉट एविडेंस। तो ये बातें ज़रूर निकलेंगी इस किस्म की, मगर इट विल नॉट अमाउंट टू एनीथिंग। बट अगेन एज आई सेड, दिस इज़ इंस्टीट्यूशनल पुश बैक। एनवायरनमेंट ऐसी है, पीटीआई के हक में एनवायरनमेंट है। तो दूसरी थ्योरी क्या थी? एक तो आपने बताया कि दूसरी थ्योरी ये कि पीटीआई ने किया। अच्छा, दूसरी थ्योरी भी यही है कि पीटीआई ने कहा थोड़ा जिहा होर दड़ाड़ पड़ो, थोड़ा जिहा इन्हां नूं गालां कड्ढण, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गालां ਕੱਢਣਗੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਰ गर्मी खाणगियां, वो कुछ और करनगियां तो साडा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये पीटीआई के भी हक में है कि ये पुशबैक आए और शो करें कि काउंटर पुशबैक आ रही है, ताकि जजेस और थोड़े से नाराज़ हों और फटा पड़े। तो ये इस वक्त इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से किसने ये किया है। ठीक है, ओके। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग है कि ना तो पता चल रहा है कि भेजे किसकी तरफ से गए, जो भी नाम चल रहा है मीडिया के ऊपर, जो चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया कि वो इसकी तहकीकात कराएंगे, लेकिन वो तहकीकात किन से कराएंगे? फिर जिन पे इल्ज़ाम है उन्हीं से तहकीकात करेंगे। मतलब है एक तरफ आप कमीशन बनाते हैं, कमीशन फारग हो जाती है, अब कहते हैं कि हम तहकीकात कराएंगे। तहकीकात क्या कराएंगे क्या? वो कमीशन ने करानी थी, वो तो कमीशन ने करानी थी। अब या तो हो कि आप वो खतूत की कह रहे हैं, जो पाउडर वाले आ रहे हैं ना। अच्छा, अब पाउडर वाले अभी कितने दिन हो गए पाउडर को आए हुए? ये अभी 1-2 दिन में ये खत आना शुरू हुए हैं। कितनी देर लगती है टू डिटरमिन कि ये पाउडर है क्या? अभी फोरेंसिक एजेंसी को भेजा, पंजाब फोरेंसिक एजेंसी। अच्छा, पंजाब फोरेंसिक एजेंसी क्या सो रही है इस वक्त? हाँ, नहीं, उनको भेजे, देखें कब तक। हाफ एन आवर टू डिटरमिन कि ये एंथ्रैक्स है कि नहीं है। अच्छा, या ये पाउडर है, उसके अंदर क्या डाला हुआ क्या नहीं। ओके। अच्छा, तो अभी तक कुछ नहीं लेके बैठे हुए। अच्छा, हाफ एन आवर चाहिए होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है ये। और दूसरी तरफ मामला उधर उस तरफ जाएगा जिससे अभी तक अवॉइड किया गया, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है, खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि फैज़ाबाद धरना कमीशन जो बनाया गया था उसने भी अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है, जो कि जल्द अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर ली जाएंगी। तो फिर देखते हैं कि उसमें क्या बात सामने आती है। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर थी ना, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों ने बड़ी पुरुमीदी के साथ लिया, वो तोशाखाना केस में सज़ाओं का मुअत्तल होना। और ये लीड स्टोरी बनी और पब्लिश हुई, और एक उम्मीद पैदा हो गई पीटीआई के हलकों में कि इमरान खान साहब ईद से पहले उनके दरमियान हो सकते हैं। लेकिन उसमें साइफर केस में अभी भी वो अरेस्टेड है। दूसरी तरफ साइफर केस में भी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लहजा ना सिर्फ नरम था, बल्कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं जैसे इनको रिलीफ मिल सकता है साइफर केसेस में। इलेक्शन से पहले आपने प्रेडिक्ट किया था कि तेज़ी से सज़ाएं होंगी, और सज़ाएं हो गई। अब ईद से पहले जो इशारे मिल रहे हैं, इमरान खान साहब के वकील का भी ये कहना था कि किसी एक को ईदी मिलनी चाहिए। हो सकती है किसी की ईद, बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। देखिए, ये नहीं मैं कह सकता कि ईद से पहले होगी या बाद में। ये मैं कह सकता हूँ कि होगी। ईद होगी या रिहाई होगी? पीटीआई की ईद हो जाएगी। अच्छा, और ईद तो रिहाई की सूरत में ही हो सकती है। ईद पहले होगी या ईद के बाद होगी, वो मैं नहीं कह सकता। ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये केसेस जो हैं ये सब उड़ जाएंगे, तिनकों की तरह उड़ जाएंगे। ये उड़ जाएंगे बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर। फिर ये अपील्स जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, फिर वहाँ थोड़ी अरसे के लिए टिके रहेंगे। अब ये साइफर केस भी फारग हो जाएगा, उसके बाद तोशाखाना भी फारग हो जाएगा। अच्छा। इद्दत वाला भी फारग हो जाएगा। ये मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तो एक और केस जो मुबैना बेटी का है, वो भी टेकअप होने जा रहा है आफ्टर ईद। हाँ, तो वो चलेगा। और वो एक्चुअली एविडेंस, एक ही केस है जिसमें एविडेंस है। अच्छा। वो वाला जो कि रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। ओके। बेटी वाला केस। ओके।
उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं जो कि मैं डिस्कस अभी कर लूँगा अगर टाइम है तो। हाँ, शॉर्ट है हमारे पास टाइम, हमने एक बहुत बड़ी स्टोरी जो गार्डियन में छपी है वो अच्छा चले, वो बात की बात है, इसको तो ख़त्म करें। जी जी बिल्कुल। अब बात यह है कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये फारग हो जाएंगे केसेस। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस जल्दी में ये बनाए गए थे और कन्विक्शंस की गई थी, उससे बहुत से लूप होल्स छोड़ दिए गए जी। और मेरा ख्याल है उस वक्त एक मकसद था उनका कि इलेक्शन से पहले नॉकआउट किया जाए खान साहब को, एक मैसेज दिया जाए क्रॉस द बोर्ड दैट ही इज नॉट देयर इन द पॉलिटिकल अरेना। वो मैसेज आवाम ने उल्टे तरीके से सुना। वो नून लीग वाले कहते हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें दो कही हैं। एक उन्होंने कहा जी कि वो जो कन्विक्शंस हुई हैं इलेक्शन से पहले वो एक्चुअली खान साहब के हक में गई हैं, हमारे खिलाफ गई हैं। ये आज कहा उन्होंने। जी बिल्कुल, उन्होंने ऐसे ही कहा, उन्होंने तनकीद किया। और फिर उन्होंने उनसे पूछा गया कि केसेस का क्या होगा, उन्होंने कहा केस इतने कमज़ोर थे, फजूल केसेस ये थे, ये तो ख़त्म होने ही होने हैं। तो अब बात तो समझ आ गई ना जी कि इतनी जल्दबाजी, जो मकसद था वो यही था, कन्विक्शन करना तो बाद की बात थी, वो तो बाद में भी हो सकती थी। पक्का केस करके कन्विक्शन करते तो 2 महीने के बाद भी कर सकते थे, जेल में तो रखा हुआ था आपने, तो बेल तो आपने कैंसिल की हुई थी, बेल तो मिल नहीं रही थी, मगर आपने जल्दबाजी की कि जज ने क्या मोहर ला, जल्दी कर, ख़त्म कर दो, करता उन्हें। मगर वो खड़ा नहीं हो सकता ना, जब हाई कोर्ट में जाते हैं जहाँ ड्यू प्रोसेस होती है, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, सवाल जवाब होते हैं, तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट वॉज़ वेरी क्लियर टू मी कि ये किया जा रहा है फॉर द इलेक्शन, और उसके बाद ये चैलेंज हो जाएंगे, एंड वो हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं जज हजरात किस किस्म की बातें कर रहे हैं, उनकी जो सिंपथीज़ हैं वो कम्प्लीटली इमरान खान के साथ है, और खान साहब भी बड़े रिलैक्सड है। अच्छा, ये कहीं देखिए सिंपथीज़ आपने बताया कि मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनके अंदर ज़्यादातर पीटीआई के लिए हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ आप बहुत अरसा प्रोग्राम्स में बताते रहे हैं कि वो नहीं चेंज हुआ। क्या इस्टेब्लिशमेंट किसी प्रेशर में आई है? राना सनाउल्लाह साहब ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात कही है, मगर उन्होंने साथ साथ एक और बात भी तो कही है ना। क्या? उन्होंने ये कहा, किसी ने पूछा कि क्या मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बन सकते। मतलब है वो इस वक्त इतने ओहदे लेके बैठे हुए हैं, हाँ। और इशारा हम सब का एक ही है कि उनके रहनुमा जो हैं उनके वो ऑल पावरफुल हैं और वो जो चाहें वो करवा सकते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते। ये मतलब है एक इनडायरेक्ट पुश बैक टू दी एस्टैब्लिशमेंट। अब इसका ये मतलब हो गया कि नून लीग के अंदर भी बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करना चाहता है और अक्खा बंद करके करी जा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं सोचता कि आगे जाके इनके साथ क्या होगा। और तारीख बताती है ना कि इस्टेब्लिशमेंट प्यार मोहब्बत से नहीं काम करती, इस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्ट से काम करती है। जैसे रियासत होती है ना, रियासत के मोहब्बत नहीं होती, दोस्तियाँ नहीं होती, मफादात होते हैं। हाँ, उनके मफाद होता है। आज आपके साथ काम कर रहे हैं, कल आपकी छुट्टी करा के किसी और के साथ काम कर लेंगे। यही तारीख हमें बताती है। बेनज़ीर नवाज शरीफ, बेनज़ीर नवाज शरीफ, इमरान खान नवाज शरीफ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ। अच्छा। तो मतलब है आप देख ही रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन उस किस्म की चल रही है। अब क्योंकि काउंटर प्रेशर पहली दफ़ा आया है, इससे पहले काउंटर प्रेशर नहीं आया एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। अब अदलिया की तरफ से और पीटीआई की तरफ से ठीक ठाक काउंटर प्रेशर आ रहा है, वकला आज़ाद की तरफ से आ रहा है, सिविल सोसाइटी की तरफ से आ रहा है। इलेक्शन सबसे बड़ा काउंटर प्रेशर था, पुश बैक था। तो जब ये होता है ना, तो ट्रेनिंग होती है एस्टैब्लिशमेंट की कि वो ड्राइंग बोर्ड फिर खोल लेते हैं। अच्छा। और तो फिर एग्जामिन करते हैं, अच्छा हमने जो अजम्पशंस बनाए थे कि हमारा ख्याल था ऐसे होगा ऐसे होगा, हम ये करेंगे ये, अब वो गड़बड़ होगी उसके अंदर। अच्छा। वॉर प्लान ही होते हैं ना, जब वॉर हो रही होती है तो आप प्लान करते हैं हम ये करेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। जब दूसरी साइड ऐसे कर देती है जो आपने प्लानिंग नहीं की होती, तो आप फ़ौरन ड्राइंग बोर्ड खोल के आ जाते हैं, ओहो हो उन्होंने अपनी फोर्सेज इधर कर दी, तो हमने प्लान नहीं किया था, चलें फिर जल्दी से इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, वो करते हैं। तो दिस इज़ कॉन्स्टेंटली रिवाइज्ड प्लानिंग, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी जो है वो देर से उसको चेंज किया जाता है, टैक्टिक्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। मैं समझता हूँ अभी जो टैक्टिक्स है, मैंने इसका इशारा पहले भी किया था, आज आपने उस पर वजाहत कर दी। मैंने कहा था ये जो बनी गाला में बुशरा बीबी को रखा हुआ है, ये इसका एक मकसद है। और खान साहब भी जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, कोई सख्त बयान नहीं दे रहे, और जिस किस्म के लोगों ने, आप देखिए फोकल पर्संस में से उन्होंने फारिग कर दिया शेर अफजल मरवा साहब को, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जा रहे थे, और गंडापुर साहब बड़े नरम हुए और फिर वो स्वागत उनका कोई कमांडर हाउस में। आपने अभी बताया है
कि एक बहुत अच्छे ज़बरदस्त रिपोर्टर साहब KP में है, एक अच्छी रिस्पेक्टेड अखबार के, उन्होंने ये खबर दी है कि गंडापुर साहब 6-7 अपने कैबिनेट कोलीग्स लेके तो कोर कमांडर हाउस पहुंचे हुए थे, और वहाँ क्या डिस्कशंस हुई वो तो बाद की बात है। मगर गुडविल जेस्चर नहीं, स्पेकुलेशन ये है कि देखिए ना कि KP को चाहिए पैसे, फेडरल गवर्नमेंट ने देने हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं देने, एस्टैब्लिशमेंट ने देने हैं ना। लेट्स बी स्ट्रेट। याद है मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने तो सारी बातें कर दी, दे देंगे नो प्रॉब्लम, ऐसा इकबाल ने भी कहा दे देंगे नो प्रॉब्लम, जफ्फियाँ शफ्फियाँ पाबू के आगे पप्पियाँ लैके, तो उसके बाद क्या होया, उसके बाद पता लग गया कि कुछ नहीं मिलना, ठुठू मिलना है। मैंने कहा था ठुठू मिलना है। उसके बाद वो कैसर साहब है, असद कैसर साहब ने सुन लिया होगा, कुछ नहीं मिलना, ठुठू। अच्छा, तो वो ठुठू वाली बात चल पड़ी। अब वो गए होंगे, कोर कमांडर ने सोचा होगा कि मौका मिल गया, अच्छा तो थोड़ी देर में नरम किया जाए। अच्छा, वो भाजी आओ ना, बैठो ना, क्या हो गया, व्हाट्स द प्रॉब्लम, पैसे से मिल जाएंगे, हथौली रखो ना। अच्छा। ये शोर शराबा जड़ा है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, लेट्स गेट ऑन विद इट। क्या अच्छे बच्चे बन बताए क्या चाहिए, आई ट्राई एंड हेल्प, ख्याल रखना जरा, मेरी भी इज्जत रख लेना, आफ्टर आई गो आउट मैं करूँगा तो ये ना हो कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और आप पीछे से कलीन खींच लें तो मेरी छुट्टी हो जाए, तो ज़रा टेक इट ईजी, ठीक, और क्या हाँ पैसे तो दो ना। तो ये मजबूरी है। तो मेरा ख्याल है ओपनिंग्स क्रिएट की जा रही हैं फॉर डायलॉग, फॉर कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, कहीं डेडलॉक ना हो जाए, डेड एंड ना पहुंच जाए। क्योंकि डेड एंड अगर आता है तो डेस्परेशन हो जाती है ना, PTI डेस्परेट हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं हमने प्रोटेस्ट लॉन्च करनी है, हमने कुछ 4 पार्टीज बना ली हैं, हमने कोई ग्रैंड अलायंस बना लेना है, तो ये प्रेशर बढ़ेगा। पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा ये होता है टॉक टॉक फाइट फाइट, क्या टॉक टॉक फाइट फाइट, साथ साथ बातचीत चलती है, साथ साथ लड़ाई भी चलती है। अगर आप लड़ाई ना करें तो दूसरा घास नहीं डालता, ज्यादा लड़ाई करें तो वो कहता है मैं बात नहीं करता आपकी। तो ये टॉक टॉक फाइट फाइट PTI भी यही करेगी, एस्टैब्लिशमेंट भी यही करेगी, हमको पाकिस्तान की हुकूमत वही करेगी जो एस्टैब्लिशमेंट हमको कहेगी। सो आई थिंक टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम। खान साहब को थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, ठीक है, मिलेगी, जेल से नहीं निकलेंगे। अच्छा, वो और कुछ ना कुछ, लेकिन इम्प्रेशन तो रद्द होता जा रहा है ना कि सारे केस बोगस थे उनके खिलाफ। अगर इस तरह से सजाए मुअत्तल हो या साइफर केस, अगर इंटेंशन ये है कि उनको अंदर रखना है भी, ताकि ज्यादा ही ना बढ़ जाए, वो ये ना समझे कि लो जी मैं वापस आ रहा, वापस कोई नहीं आना, असि 2 साल चलाना है काम, उसके बाद देखी जाएगी। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि इंटेंशन यही है कि अभी स्टेबलाइज किया जाए पॉलिटिक्स को भी और इकोनॉमी को भी, फिर 2 साल के बाद देखा जाएगा, इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, खान साहब के साथ क्या ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन, नैब रहती है नहीं रहती, क्या होगा, वो बात की बात है, मगर जाना है सारा खाते ने उधर ही है। ठीक है, अभी आपको नजर नहीं आएगा, 2 साल के बाद आपको 1.5 साल के बाद नजर आना शुरू हो जाएगा कि बात कहाँ जा रही है। ठीक है, एंड खान साहब विल रीइमर्ज एज अ प्लेयर। ओके, रीइमर्ज ओके। अभी आर्जी तौर पे क्या बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है उन्हें? यार ये मुझे नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा, बिकॉज खान साहब के लिए प्रॉब्लम है ना कि अगर वो बनीगाला शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर लोग लो जी मुकमुका हो गया। तो खान साहब को तो तकलीफ नहीं है, क्योंकि मतलब है कि उनके ऊपर तो 50,000 रुपया दिन का खर्चा हो रहा है और वो सेट है बिल्कुल, किताबें शाबें पढ़ रहे हैं और हेल्थ वाइज ठीक ठाक है, टुकर शुकर पढ़ रहे हैं, चांपा खा रहे हैं, अल्लाह खैर। दूसरी तरफ PTI के लिए अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि हमाद अजहर साहब सामने आ जाते हैं, फिर शिबली फराज साहब भी निकल आते हैं कहीं से, फिर मुराद सईद साहब की भी खबरें हैं कि वो भी सामने आ रहे हैं, फिर वो जो वारंट गिरफ्तारी हैं अली अमीन गंडापुर साहब के वो मनसूख हो जाते हैं, उधर फवाद चौधरी साहब को भी जमानत मिल जाती है, तो खबरें अच्छी हैं। ऑल गुड, मतलब है आप देख रहे हैं ना रास्ता किधर चल रहा है, किधर जा रहा है, कि थोड़ा सा न्यूट्रलाइज किया जाए PTI को, इनका गुस्सा ठंडा कम किया जाए, इनको कुछ स्टेक्स दिए जाएं, ठीक है, ताकि हम आगे कुछ रास्ते। तो अगर मुस्लिम लीग नून को गुस्सा आ गया जो राणा साहब बता रहे हैं, तो नहीं, राणा साहब बेचारे आउट हो गए ना, तो इसलिए कह सकते हैं, जो लोग इन बैठे हुए वो कह के देखें ना, कह के देखें। अच्छा, इसी पे शेख रशीद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि वो कह नून में से शीन निकलेगी, तो नून में से शीन निकल गई, और सेठी साहब का जो तज्जिया है वो भी कुछ ऐसे ईमानी बता रहा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। नजम सेठी साहब, गुज़श्ता दिनों जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर आई और उसके नतीजे में हमारी बहुत सी जानें मज़ीद ज़ाया हुई, तो आपने तबसरा करते हुए कहा था कि यू हैड इंफॉर्मेशन कि उसमें इंडिया का हाथ है। ये बात भारत में जो व्यूवर्स हैं आपके, उनको सख्त नापसंद गुजरी और उन्होंने ये कहा कि आपने बग़ैर किसी सबूत के ये बात की है। तो अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँगा, कुछ
बातें तो बाहर आ गई है ना। आज एक लंदन के गार्डियन अखबार में एक डिटेल्ड स्टोरी आई है। उसका अनवान है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान। अच्छा। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम। ओके। ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है जिसके लुब्बे लबाब में आपको बता देता हूँ क्या है। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिशियल से बात की है, उनकी कुछ चीज़ें हमने डोसियर्स देखे हैं जो उन्होंने तैयार किए हैं, मगर इसके अलावा हमने इंडियन एक्स रॉ के ऑफिशियल से भी बात की है और उनसे भी कंफर्म किया है कि एक पॉलिसी है टू कैरी आउट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया ऑफ एनिमी एजेंट्स, और जिसके अंदर पहले ये इल्ज़ाम कनाडा ने लगाया, फिर यूएसए ने भी लगाया और यूके में भी ये इल्ज़ाम लग चुका है और पाकिस्तान तो कब से इल्ज़ाम लगा रहा है और अब ये रिपोर्ट पूरी शाया हुई है। इस रिपोर्ट में जो लिखने वाली खातून है वो है हैना एलिस पीटरसन कोरिए, उनके साथ एक आकाश हसन साहब हैं और एक शामिर बलोच। तो जाहिर है जो डोसियर जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जिसको गार्डियन ने की टीम ने एग्जामिन किया है उसमें से बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान की तरफ से मिली होंगी, मगर उसके अलावा आकाश हसन साहब हैं, ये बाकी हैं, इन्होंने बाकी इन्फॉर्मेशन भी रॉ के एक्स एजेंट से बात करके कन्फर्मेशंस की हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसकी ऑथेंटिसिटी बड़ी हाई क्वालिटी। ये जो एविडेंस मेरे इंडियन दोस्त मांग रहे हैं वो अब ये बेसिकली आंखें खोल के इसको पढ़ लें तो उनको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। मैंने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि एक पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमें। फिर ये कि जब खशोगी साहब का केस हुआ, जमाल खशोगी वो जर्नलिस्ट, और यहाँ इसके अंदर भी ये लिखा है कि इंटेलिजेंस रॉ के अंदर ये डिस्कशन हुई कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। CIA भी करती है, हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है आउटसाइड ऑपरेशंस, और तो हम क्यों ना करें। KGB भी इसमें रेफरेंस बाकायदा दिया गया। तो ये सबके रेफरेंसेस करते हैं और ये फिर एक स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ कि ये करना चाहिए हमें भी in order to, and we are a big power now and we can get away with it। तो ये सारी बातें इसमें की हैं। इसके जो लुब्बे लबाब है कि कोई 2020 से लेके 2024 तक कोई 21 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर सस्पेशन ये है कि इंडियन इंटेलिजेंस ने वो ऑर्गेनाइज की हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है फ्रॉम दुबई एंड फ्रॉम मॉरिशस एंड नेपाल एट्सेट्रा। वहाँ से भी इनके सेफ हाउसेज हैं जहाँ से ये लोग ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं इस किस्म। ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर अफगान या पाकिस्तानियों को ही रिक्रूट करके ये काम करवाया गया। चौथी बात ये है कि जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। जिस तरीके से सिखों के खिलाफ कैनेडियन सॉइल पे जो हुआ किया। तो ये 20 केसेस हैं जिसकी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। जाहिद अखुंड का केस है और उसके बाद कराची में केसेस हैं अफगान नेशनल्स के ज़रिए, और उसके बाद ज़हूर मिस्त्री का शाहिद लतीफ़ है कमांडर ऑफ जैश ए मोहम्मद, उसका केस है। इसी तरीके से बशीर अहमद पीर है कमांडर ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन। अच्छा, ये नेटवर्क वाया दुबई चलाया जाता है, UAE? वो ये यहाँ इसमें ये है कि ये ऑब्वियसली इंडिया के अंदर तो पाकिस्तानी जा नहीं सकते, किसी को पैसे देने हैं, किसी को समझाना है, तो वो दुबई इज़ अ सेफ प्लेस, नेपाल इज़ अ सेफ प्लेस, अफगानिस्तान इज़ ऑल्सो अफगानिस्तान इज़ नॉट सो सेफ बिकॉज वहाँ इंडिया का इस वक्त इम्प्रिंट इतना नहीं है। पहले ज़माने में था, दाऊद के ज़माने में या करज़ई के ज़माने में, अब नहीं है। अब इम्प्रिंट दुबई and also Mauritius, नेपाल इज ऑलवेज बीन एन इम्प्रिंट, मगर वहाँ पाकिस्तानीज भी ऑपरेट करते रहे और इंडियंस भी ऑपरेट करते रहे। तो वो बॉर्डर क्रॉसिंग्स आसान है वहाँ एंड सो ऑन। मगर यहाँ इसमें तो मेन इशू उन्होंने यही कहा कि दुबई में। फिर उन्होंने कोट किया है कि अजय सानी साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन दिल्ली, वो उनका भी यही कहना है कि उन्होंने जो स्टडी किया है, ये जो 20 किलिंग्स हुई हैं पाकिस्तान, वो भी ये शक समझते हैं कि शक यही पड़ता है कि रॉ के ज़रिए ये सब कुछ हुआ है। एविडेंस तो देखिए नहीं मिलती नहीं है ना। अब जो पाकिस्तानियों ने जो एविडेंस इकट्ठी की है वो तो किसी को गिरफ्तार किया, 2 लित्र लाए तो उन्होंने बता दिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो जाहिर है कि नजम सेठी शायद यकीन कर ले, आयशा नहीं करेगी तो यार तो लित्र मार के लिए कन्फेशन करवाया, तो इसलिए। मगर वो जब बाकी चीज़ें ऐड अप करते हैं ना तो फिर पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या है और क्या नहीं है। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि
ये क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, क्रेडिबल। जाहिर है रॉ वालों ने, इंडिया वालों ने तो डिनाई किया है। तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका? तो इम्पैक्ट ये हुआ है जो कि इस रिपोर्ट में ये कहना है, और ये कि इसके बाद थोड़े से मोहतात हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि कैनेडियंस ने पुश बैक किया है, अमेरिकनों ने पुश बैक किया है, यूके ने पुश बैक किया है, और अब ये जो गार्डियन में जो आर्टिकल आया है ये पाकिस्तानी पुश बैक है। पहले इंडिया एक्यूज करता रहा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पास सबूत हैं कि इंडियंस पाकिस्तानी सॉइल पे। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पुश बैक किया, जस्टिन ट्रूडो, अमेरिकनों ने भी किया है, यूके वालों ने भी किया है। पाकिस्तान की बात कौन सुनता? पाकिस्तान पुश बैक कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट है ना। उनकी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उनकी रियासतों की इंडिया के साथ, पाकिस्तान की तो कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए पाकिस्तान की बात कोई नहीं मानेगा। तो ये पुशबैक फिर कैसे हुआ? ये पुशबैक इसलिए हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान साइड, क्योंकि यूके के एक क्रेडिबल अखबार में स्टोरी छपी है जिसके अंदर एक गोरी भी है, उसने भी सारी एग्जामिनेशन की है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी छप नहीं सकती थी विदाउट एडिटोरियल कंट्रोल। गार्डियन के एडिटर्स ने स्टोरी को बहुत तरीके से गौर से देखा होगा जब ये लिखी गई, बहुत से सवाल पूछे होंगे, फिर अनऑफिशियली ब्रिटिश इंटेलिजेंस से भी अनऑफिशियली बात की होगी कि इसमें जान है इसके अंदर कि नहीं है, फिर जाके ये स्टोरी छपी है। तो ये दिस इज द वे एडिटर्स वर्क, दिस इज द वे अ रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर लाइक द गार्डियन वर्क्स। तो पाकिस्तान अगर यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता तो किसी ने नहीं बात माननी थी, मगर अब क्योंकि ये गार्डियन के अंदर छप चुका है और इतनी डिटेल्ड स्टोरी है, डिफरेंट इंसिडेंट्स हैं, और मैं आपको बताऊं ये चेक एंड क्रॉस चेक हुआ है सारा कि इसमें जान है इन एलिगेशंस के अंदर, इसलिए। और यहाँ उन्होंने आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट दो बहुत अहम लोगों के नाम लिए हैं इस स्टोरी के अंदर। एक है वॉल्टर लडविग, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एट किंग्स कॉलेज लंदन। किंग्स कॉलेज लंदन के अंदर बाय द वे टेररिज्म के ऊपर पूरा कोर्स है। और वो ये कहता है कि ये मोदी की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। और फिर डैनियल मार्की, जिसके बारे में पाकिस्तानी जानते हैं, इज अ सीनियर एडवाइजर एट द यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस इन वाशिंगटन DC, वो भी यही कह रहा है कि ये है, इसमें पूरी पॉलिसी है इसमें। और फिर वो सीनियर फॉर्मर रॉ ऑफिशियल को भी कोट कर रहे हैं कि ये है एजेंसी रॉ को ये कहा गया कि ये आप करें, और वो खुद एडमिट कर रहा है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैंने क्या जवाब देना था अपने इंडियन दोस्तों को, जवाब अब उनको मिल गया है फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज। और इसमें लिखा है कि रॉ का ये विंग जो है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कंट्रोल होता है। एब्सोल्युटली। वो तो खैर देखिए वो सिर्फ पाकिस्तान ही है जहाँ हमारा टॉप एजेंसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना। मगर वहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही कंट्रोल करता है। हाँ, तो अब देखना ये है कि अब इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ आता है। वो तो डिनाई कर दिया उन्होंने। हाँ, नहीं, ऑफिशियल्स ने किया। इंडियन गवर्नमेंट, अगर नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर इलेक्शंस में जा रहे हैं तो वो इस पर क्या कहते हैं? तो उसके लिए कुछ ही कहेंगे, वो आगे पॉलिसी क्या होगी, क्या ये कंटिन्यू करेगी पॉलिसी या अभी थोड़ा सा हॉल्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरा ये असेसमेंट है हॉल्ट हो जाएगा। इट्स टू हॉट, प्रेशर आएगा, अभी हॉट है, ये हॉट केक है ये, इस वक्त इसको हाथ जो लगाएगा वो हाथ जल जाएगा। कनाडा, USA, UK और अब गार्डियन के अंदर काउंटर प्रेशर आ गया, पुश बैक आ गया है टू द इंडियन, इसलिए वो अब रिट्रीट करेंगे। दिस इज अबाउट इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एंड इंडियंस हु आर अपोज्ड टू द इंडियन स्टेट। ओके, बाकी स्टेट्स के जो स्पाइज है उनके साथ ऐसे नहीं होता। इंडिया UK के अंदर ऐसी चीज़ें UK स्पाइज जो उनके खिलाफ नहीं करेगा। तो दिस इज नॉट अबाउट स्टेट्स, दिस इज अबाउट इंडिया जो समझता है हमारे दुश्मन कौन है अमंगस्ट इंडियंस, सेपरेटिस्ट जो हैं उनके खिलाफ। यस, कैनेडियन सॉइल पे भी जो कार्रवाई हुई थी वो सेपरेटिस्ट के खिलाफ हुई थी। सो आई गॉट योर पॉइंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ना चाहिए इस आर्टिकल को जो गार्डियन क्रेडिबल है उसमें इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन शामिल कर लेते हैं क्विकली। मोहम्मद अशर साहब हैदराबाद से आपसे क्या जानना चाह रहे हैं? पूछना ये था कि ये जो चिड़िया है आपकी ज़ाती मिल्कियत है या 50% इस्टेब्लिशमेंट की है? वाह जी वाह, ये बेचारी चिड़िया को अब इस्टेब्लिशमेंट बना दिया आपने। 50% शेयर्स इसमें इस्टेब्लिशमेंट के हैं या नहीं? नहीं, इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर होते तो शायद इतने मसले ना होते हमारे। ये चिड़िया मुझे एक जर्मनी से हमारे एक फ़ैन है, उन्होंने मुझे भेजी थी और उस दिन से मैंने यहाँ लगाई हुई है। उन्होंने कहा था वादा करेंगे आप ये रखेंगे। अच्छा, तो इसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है। इसमें मेरा ख्याल है वो जर्मनी वाले जो साहब हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही हैं।
अच्छा। अब इसलिए इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता तो हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड में हमारे दोस्त रऊफ साहब ना बैठे होते, वो कैंची लेके बैठे हुए हैं। अच्छा। अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ मैं ऐसी बात कर दूं तो वो फिर मजबूर हो जाते हैं उसको काटने के लिए। अच्छा। अब तक तो उन्होंने नहीं किया। हाँ। इसीलिए मैंने चिड़िया यहाँ रखी हुई है धमकी के लिए कि अगर आपने किया तो ये चिड़िया उड़ जाएगी और जाकर ट्विटर पे बैठ जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वी आर सेफ। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है और सारी वजह भी बयान कर दी। हो सकता है मुमकिन तौर पर आप ऐसे ही कोई सवाल मज़ीद जानना चाहें तो इस नंबर पर भेजिए और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।